नमस्कार। अपने कैलेंडर में एक तारीख मार्क कर लीजिए, 1 अप्रैल 2026। ये वो तारीख है जब से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बड़े और अहम बदलाव होने वाले हैं। और ये बदलाव सिर्फ एक दो जगह नहीं, बल्कि हमारी जेब, हमारी गाड़ियां और देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालेंगे। तो आज हम इन्हीं सारे बदलावों को एक एक करके बिल्कुल टॉपर्स रिवीजन नोट्स की तरह समझेंगे, ताकि हर एक पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और हम सब आने वाले कल के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। तो चलिए सबसे पहले इस माइंड मैप से एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम किन 3 मुख्य एरियाज को कवर करने वाले हैं। पहला, पॉकेट/फाइनेंस, मतलब सीधे सीधे हमारी जेब और पैसे से जुड़े मामले, जिसमें नया इनकम टैक्स एक्ट और हमारी सैलरी के नए नियम शामिल हैं। दूसरा, कम्यूट/ऑटो, यानी हमारी गाड़ियों से जुड़े नए नियम, जैसे BS7 नॉर्म्स और E20 पेट्रोल। और आखिर में तीसरा, मैक्रो इकोनॉमी, मतलब देश की बड़ी आर्थिक तस्वीर, जिसमें हम कच्चे तेल की कीमतों और भारत के इमरजेंसी ऑयल बैकअप प्लान को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जिसका असर हम सब पर सबसे सीधा पड़ता है, हमारा टैक्स और हमारी सैलरी। इसे समझने के लिए हमें 2 नई चीजों को डिकोड करना होगा। एक है नया इनकम टैक्स एक्ट और दूसरा है नया लेबर कोड। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अब जरा ध्यान से इस टेबल को देखिए। ये नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सबसे जरूरी बदलावों को दिखाता है। पहला बदलाव है टर्म्स को लेकर। देखिए, पहले फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, इसमें अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता था। अब इसे आसान कर दिया गया है और अब सिर्फ टैक्स ईयर कहा जाएगा, जैसे टैक्स ईयर 26-27। सिंपल। दूसरा, ITR डेडलाइन। जो लोग नॉन ऑडिट कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, मतलब 1 महीने की अतिरिक्त मोहलत। तीसरा, बाईबैक टैक्स। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, कंपनी ने अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीदे। इस पर जो मुनाफा हुआ, उस पर पहले डिविडेंड जैसा टैक्स लगता था। अब इसे कैपिटल गेन्स माना जाएगा। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसे मुनाफे में बेच दिया। उस मुनाफे पर जैसे टैक्स लगता है, वैसे ही अब इस पर लगेगा, जो एक आम निवेशक के लिए 30% होगा। चौथा और शायद सबसे बड़ा सवाल, टैक्स स्लैब्स का क्या हुआ? तो यहाँ एक अच्छी खबर है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की आय अभी भी टैक्स फ्री रह सकती है। और आखिर में ट्रेडर्स के लिए एक जरूरी अलर्ट, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे STT कहते हैं, उसे बढ़ा दिया गया है। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके प्रीमियम पर अब 0.15% और फ्यूचर्स पर 0.05% STT लगेगा। ये उनकी कमाई पर सीधा असर डालेगा, क्योंकि ये हर ट्रेड पर लगने वाला एक छोटा सा टैक्स है, जो धीरे धीरे जुड़कर नेट प्रॉफिट को काफी कम कर देता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर नौकरी करने वाले इंसान के मन में घूम रहा है, कि आखिर हमारी टेक होम सैलरी, यानी वो पैसा जो सारे डिडक्शंस के बाद महीने के आखिर में हमारे बैंक अकाउंट में आता है, वो कम क्यों होने वाली है? इसके पीछे क्या वजह है? इसका जवाब नए लेबर कोड 2026 में छिपा है। चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, नया लेबर कोड लागू हो गया। स्टेप 2, इसके तहत एक नया और बहुत जरूरी नियम आया है, बेसिक पे रूल। ये नियम कहता है कि किसी भी कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है, वो उसकी कुल सैलरी का कम से कम 50% होनी ही चाहिए। स्टेप 3, अब इसका असर PF पर समझिए। हमारा जो प्रोविडेंट फंड यानी PF कटता है, वो हमेशा बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट होता है। तो जाहिर है, जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो हमारा PF कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। स्टेप 4, और नतीजा, जब PF जैसे रिटायरमेंट फंड में ज्यादा पैसा जाएगा, तो हमारे हाथ में आने वाली इन हैंड सैलरी हर महीने थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक अच्छी खबर भी है। इसका एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म फायदा है। आपकी ग्रेचुइटी, यानी वो पैसा जो नौकरी छोड़ते समय या रिटायरमेंट पर मिलता है, वो भी बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट होता है। तो जब आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा होगी, तो भविष्य में मिलने वाला ग्रेचुइटी का अमाउंट भी काफी ज्यादा होगा। तो इसे ऐसे समझिए, शॉर्ट टर्म में हाथ में पैसा थोड़ा कम, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट के लिए एक ज्यादा बड़ी बचत। अच्छा, अब एक और अपडेट है उन लोगों के लिए जो किराए के घर में रहते हैं। ये HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस से जुड़ा है। अब 50% HRA की टैक्स छूट का फायदा 8 शहरों में मिलेगा। पहले ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अब इस लिस्ट में बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी जोड़ दिया गया है।
लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है। इस छूट का फ़ायदा लेने के लिए अब आपको अपने मकान मालिक का पैन नंबर देना अनिवार्य होगा और ये भी बताना होगा कि उनसे आपका रिश्ता क्या है। सरकार ने ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और एचआरए के झूठे दावों को रोकने के लिए उठाया है। चलिए अब जेब से निकलकर सड़क पर आते हैं और बात करते हैं गाड़ियों की, क्योंकि ऑटो सेक्टर में भी 2026 से एक बड़ी क्रांति होने जा रही है जो हमारी राइड को और हमारे गाड़ी खरीदने के फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। यहाँ दो बड़े नियम आ रहे हैं। एक तरफ है बहुत सख्त BS7 नॉर्म्स और दूसरी तरफ है E20 पेट्रोल का मैंडेट। पहले BS7 को समझते हैं। ये बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके तहत पेट्रोल और डीजल दोनों तरह की गाड़ियों के लिए प्रदूषण की लिमिट 60 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर कर दी गई है। और इसमें एक बिल्कुल नई चीज भी जोड़ी गई है। अब तक सिर्फ इंजन के धुएं से होने वाले प्रदूषण को नापा जाता था, लेकिन अब नॉन एग्जॉस्ट पोल्यूशन को भी मापा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? तो कल्पना कीजिए, जब आपकी गाड़ी चलती है तो टायर के घिसने से या ब्रेक लगाने पर जो छोटे छोटे कण हवा में फैलते हैं, अब उसे भी मापा जाएगा। और ये सब ट्रैक करने के लिए गाड़ियों में ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग यानी OBM सिस्टम लगाना जरूरी होगा। अब आते हैं E20 पेट्रोल मैंडेट पर। 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 पेट्रोल मिलना अनिवार्य हो जाएगा। इसका मतलब है पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा ताकि कच्चे तेल का इंपोर्ट कम हो सके। लेकिन एक चेतावनी, पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से माइलेज में 3 से 7% की गिरावट आ सकती है। तो इन सब नए नियमों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर आज हमें एक नई गाड़ी लेनी हो तो कौन सी लें, पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक छोटा सा कॉस्ट पर किलोमीटर एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। एक सही फैसला लेने के लिए चलिए इन आंकड़ों को गौर से देखते हैं। मान लीजिए पेट्रोल का रेट लगभग 105 रुपये प्रति लीटर है। वहीं घर पर EV चार्ज करने का खर्च लगभग 8 रुपये प्रति यूनिट आता है। इसका सीधा असर रनिंग कॉस्ट पर पड़ता है। एक पेट्रोल कार चलाने का खर्च करीब 5.8 रुपये प्रति किलोमीटर आता है, जबकि एक EV को चलाने का खर्च सिर्फ 80 पैसे से 1 रुपये प्रति किलोमीटर के बीच है। फर्क देख रहे हैं आप? अब इसे सालाना खर्च में बदलते हैं। अगर आप साल में 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल पर आपका खर्च होगा 58,000 रुपये, वहीं EV पर सिर्फ 10,000 रुपये। और आखिर में मेंटेनेंस। पेट्रोल कार का सालाना मेंटेनेंस 8 से 12,000 तक होता है, जबकि EV में कम पार्ट्स होने की वजह से ये सिर्फ 3 से 6,000 होता है। तो इन सब आंकड़ों का निचोड़ क्या है? इन सब हिसाब किताब का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? अगर आप शहर के अंदर गाड़ी चलाते हैं तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ 5 साल में केवल पेट्रोल के खर्च पर आपके लगभग 2.4 लाख रुपए बचा सकती है। जी हाँ, 2.4 लाख रुपए, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। हमने गाड़ी की बात की, अब बात करते हैं उसमें डलने वाले ईंधन की, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ हमारे देश के अंदर तय नहीं होती, इन पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का बहुत गहरा असर पड़ता है। आइए समझते हैं कि कैसे हजारों मील दूर हुई एक घटना सीधे हमारी जेब पर असर डालती है। हाल ही में पेट्रोल 5.30 रुपये महंगा क्यों हुआ, इसे इस 4 स्टेप प्रोसेस से समझते हैं। स्टेप 1, ईरान अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो तेल सप्लाई का एक बहुत अहम रास्ता है, वो ब्लॉक हो गया। इसे ऐसे समझिए कि ये दुनिया के तेल टैंकरों के लिए एक मेन हाईवे है। अगर ये हाईवे ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? ट्रैफिक जैम लग जाएगा। स्टेप 2, इससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई चेन बाधित हो गई। स्टेप 3, कच्चे तेल के आयात की लागत बढ़ गई और हमें ये याद रखना होगा कि भारत अपनी ज़रूरत का 88% तेल बाहर से ही खरीदता है। स्टेप 4, और इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ा। पेट्रोल 5 रुपये 30 पैसे और डीजल 3 रुपये तक महंगा हो गया। और ये असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही सीमित नहीं रहता। कैरेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी से भारत में महंगाई 0.6% तक बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझिए, डीजल को अर्थव्यवस्था का खून कहा जाता है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ता है, जिससे सब्जियों से लेकर हर ज़रूरत का सामान महंगा हो जाता है और आखिर में ये महंगाई हम तक पहुंचती है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत के पास कोई बैकअप प्लान है? जवाब है हाँ। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR।
ये जमीन के नीचे बनी बहुत विशाल गुफाएं हैं जहां हम आपात स्थिति के लिए कच्चा तेल जमा करके रखते हैं। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। जब हम इस तस्वीर को करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा ये इमरजेंसी बैकअप फिलहाल सिर्फ 64% ही भरा हुआ है। अब इस बार चार्ट को देखिए, ये स्थिति को और भी साफ कर देगा। भारत की अपनी एसपीआर क्षमता सिर्फ 9 साढ़े 9 दिनों की जरूरत पूरी कर सकती है। अगर हम इसमें कमर्शियल रिफाइनरी के स्टॉक को भी जोड़ दें तो हमारी कुल क्षमता 74 दिनों की हो जाती है। लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए की सिफारिश है कि हर देश के पास कम से कम 90 दिनों का रिजर्व होना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम जरूरत से काफी पीछे हैं। इसका मतलब है कि हम एक असुरक्षित स्थिति में हैं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान बिल्कुल स्पष्ट है। हमें पश्चिम एशिया के युद्ध जैसे झटकों से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तत्काल और एसपीआर गुफाएं बनाने की जरूरत है, जिसका दूसरा चरण अभी भी लंबित पड़ा है। चलिए अब आखिर में कुछ और छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलावों पर एक तेज नजर डालते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेलवेज की। अब ट्रेन छूटने से 8 से 24 घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो 50% रिफंड मिलेगा। लेकिन अगर 8 घंटे से कम समय बचा है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अब बैंकिंग के बाद यूपीआई और वॉलेट्स के लिए अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा, मतलब पेमेंट के लिए एक और लेयर की सिक्योरिटी। एचडीएफसी के एटीएम से 5 मुफ्त लेनदेन के बाद हर बार 23 रुपये लगेंगे और अगर खाते में कम बैलेंस होने पर ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो 25 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अब आते हैं क्रेडिट स्कोर पर। आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है कि वे अब हर हफ्ते लोन की जानकारी सिबिल को रिपोर्ट करें। पहले ये 15 दिनों में होता था, मतलब आपका क्रेडिट स्कोर अब और जल्दी अपडेट होगा। और आखिर में फास्टैग और पैन से जुड़ा एक छोटा लेकिन जरूरी अपडेट। फास्टैग का सालाना पास अब 3075 रुपये का होगा और पैन कार्ड के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा, आपको जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट देनी होगी। तो इन सभी बदलावों को जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि इनकी तैयारी के लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं हमारी एक्शन चेकलिस्ट। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला और जरूरी काम, अपने फाइनेंस को फिर से प्लान करें। जैसा कि हमने देखा, नई लेबर कोड की वजह से आपकी टेक होम सैलरी कम होगी, तो उसके हिसाब से अपना नया बजट तैयार करना समझदारी होगी। दूसरा, अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अपने फैसले पर फिर से विचार करें। शहर में चलाने के लिए ईवी एक बेहतर और सस्ता विकल्प हो सकता है। तीसरा, एफएनओ ट्रेडर्स के लिए खास अलर्ट, बढ़े हुए नई एसटीटी को अपनी ट्रेडिंग कॉस्ट में जरूर कैलकुलेट करें, वरना आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। और आखिर में सतर्क रहें, साप्ताहिक ट्रैकिंग से अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन रखें और एटीएम से पैसे निकालने से पहले बैलेंस जरूर चेक करें ताकि 25 रुपये के चार्ज से बच सकें। तो इसी के साथ 2026 में आने वाले बड़े बदलावों पर हमारा ये रिवीजन समाप्त होता है। हमने बहुत कुछ कवर किया है। खेल के नियम वाकई बदल रहे हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं?